Hello, dear students. You are welcome in RK Stores. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another paper for JEE, particularly JEE मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए। हालांकि नीट के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन नियरली सेम होते हैं। एडवांस के लिए कुछ थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सिंपल, कुछ मल्टीपल चॉइस है, वन और मोर हो सकता है इनका आंसर। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। पहला, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। अब देखो आप जब आप लिखते हो सेकंड पीरियड में ऐसे लिखते हो आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर, तो कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ये तो रहा था कार्बन बड़ा साइज है, फिर ऑक्सीजन थोड़ा कम है, फ्लोरीन कम है, इसलिए ये सही हुआ ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो यही बताता हूँ, ऐसे बढ़ती है, लेकिन बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी एक्सेप्शन है, फिर उसके बाद में ज्यादा। तो ये गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से, बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से क्या होती है? कम, जबकि यहाँ ज्यादा लिखा हुआ है, यही गलती है। दूसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर बढ़ती रहती है। तो देखो इधर, ये तो कार्बन, इसका एलिमेंट लिखा है सिलिकॉन, ये बोरोन फैमिली, यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम, और ये आपके पास में बेरिलियम की फैमिली हो जाती है, ये हो जाता है मैग्नीशियम। तो ऐसे बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी गलत लिखा हुआ है, सिलिकॉन की कम दिखा रहा है जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी, इनकरेक्ट है ये भी। ठीक है। थर्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जब आप पीरियड में एसएनपी ब्लॉक के किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ईएनसी इंक्रीज होता रहता है, नियरली 0.65 एलिमेंट टू एलिमेंट। तो नाइट्रोजन का कम, इससे ज्यादा ऑक्सीजन का, ये फ्लोरीन का, तो ये करेक्ट। हाउ मेनी, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूँ, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। इसी तरह का है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एक तो लिखा रखा है सोडियम, एक कार्बन और बोरॉन, फिर वही लाइन। जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे ये आपके पास में हो गया लिथियम, ये हो गया था अब आपके पास बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन आ जाएगी। तो आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की बढ़ती रहती है, इसलिए एसिडिक करेक्टर बढ़ते रहते हैं उनके ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स के। तो नाइट्रोजन इधर है तो इसका सबसे एसिडिक ज्यादा, उसके बाद में कार्बन, और सबसे इनमें बोरॉन B2 3, तीनों ही एसिडिक हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ेगी। तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। अब देखो, एक तो लिथियम और एक बेरिलियम, यहीं पे देखो ये लिथियम मोनोवेलेंट है, बेरिलियम बाइवेलेंट है, तो साइज किसका ज्यादा रहेगा? लिथियम का। बेरिलियम का छोटा रहेगा, तो यहीं से गलत हो गया। हालांकि जो बेरियम है उसका साइज तो सही लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा है, लेकिन लिथियम का साइज बेरिलियम से क्या रहेगा? ज्यादा, जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब फिर देखो ये फॉस्फोरस, सिलिकॉन और क्लोरीन। अब आप फिर थर्ड पीरियड के एलिमेंट ध्यान से देखो, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन। कार्बन के नीचे आता है साहब सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, और इसके नीचे क्या आएगी? क्लोरीन। क्लोरीन की नॉन एलिमेंट में सबसे ज्यादा। अच्छा, वैसे होना तो ये चाहिए था कि सिलिकॉन से ज्यादा फॉस्फोरस और ऐसे, लेकिन फिर ध्यान रखना यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, ये जो होते हैं ग्रुप नंबर 14, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप नंबर 15 जो निकोजन से, उनसे ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज्यादा स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल की लेस एफिनिटी टुवार्ड द इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आना चाहिए था सबसे ज्यादा किसकी? सिलिकॉन, इसकी क्लोरीन की, देन सिलिकॉन और फॉस्फोरस की बाद में लिखनी थी। तो ये आपके पास में फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन और फिर क्लोरीन, सही लिखा हुआ है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन और क्लोरीन, बिल्कुल ऐसे बढ़ती जाएगी, करेक्ट आंसर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, KF, NaF और HF। अब आप देखो एक ही पीरियड के एलिमेंट है ये, एक एक सॉरी एक ग्रुप के हाइड्रोजन है, इधर सोडियम है, इधर पोटेशियम है, फ्लोरीन के साथ है। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती रहती है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड में पोलरिटी बढ़ती है, और जितनी ज्यादा पोलरिटी होती है उतना मोर आयनिक, इसलिए सोडियम और पोटेशियम, तो HF जो इस फ्लोराइड है वो तो आयनिक ही है, और हाइड्रोजन का फ्लोराइड कैसा होता है? कोवलेंट। जब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं एनी और स्मिथ के फॉर्मूले से, तो ये नियरली 43% आता है, तो ये सही लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन थर्ड है, कैलकुलेट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस पर्पस। अच्छा, पहले इसको देखो ये क्या है, ये प्रोसेस देखो,
इसके अंदर क्या है कि हीलियम मोनोवैलेंट स्पीसीज है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, यानी कुल मिलाकर क्या चीज है, आयोनाइज एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आयोनाइज एनर्जी फर्स्ट सेल में जो एनर्जी होती है उसके बराबर होती है, जूल में दे रखे, तो एनर्जी का फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ऊपर लिखते हो Z² और नीचे क्या लिखते हो, N²। अच्छा, N की जगह तो लिखो आप 1, क्योंकि आपको फर्स्ट सेल में निकालनी है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो ये हो गया 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितने से कर दो इसको, 4 से, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट सेल में एनर्जी आई है, आयोनाइज एनर्जी समझते हो ना, आयोनाइज एनर्जी इस डिफरेंस का नाम है, इनफाइनाइट पर एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट या n=1 में, तो n=1 में जो ये तो होती है आपको पता है 0, ये साइन, और ये आया नेगेटिव साइन, इसलिए आंसर डी ऑप्शन। क्लियर, थर्ड आयोनाइज एनर्जी थी। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूं, देखिए क्वेश्चन 4 बिल्कुल सिंपल। हाँ, कैलकुलेट नेचुरल परसेंट अबेंडेंस ऑफ हैवी आइसोटोप ऑफ बोरॉन, इट्स एटॉमिक मास दे रखा है 10.8 एंड इट हैज बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 आइसोटॉप्स इन द नेचर। अब आपके पास में परसेंटेज वो निकालनी होती है एवरेज, तो उसका फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स इनटू देयर परसेंटेज अबेंडेंस। कुछ नहीं दे रखा हो तो मोल में लिया करो, एटॉमिक मास और परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन 100। ठीक है, अब क्या दे रखा है देखो आपको, इसका एवरेज मास दे रखा है 10.8 इक्वल्स टू पहला आइसोटॉप का मास कितना है 10, सपोज पहला आइसोटॉप का मास है 10, सपोज इसकी 100 में से परसेंटेज अबेंडेंस x है, तो दूसरे की हो गई प्लस, यहाँ पे दूसरे का आइसोटॉप्स का मास है 11, दूसरे की हो गई 100 माइनस x डिवाइड बाई 100। ये लो, इसको सोल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया था 180 इक्वल्स टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, सब्सट्रैक्ट कर लो, तो 20 इक्वल्स टू x आ गया। x किसका लिया मैंने एक बार फिर बताओ, मैंने लाइटर आइसोटॉप का लिया है x, यानी जिसका वेट 10 है, तो इसका मतलब x, तो आपके पास में जो हैवी आइसोटॉप है 11, वो कितना परसेंट हो जाएगा 80, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल, देखिए एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन को सबसे पहले स्टोइकोमेट्री से जब भी करोगे तो रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। देखिए एक बार ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस ये ध्यान से देख लो, 4H इधर भी H है, 4Cl इधर भी 4Cl है, दो इसमें सब बैलेंस। अब क्या करना, 6 मोल ऑफ HCl, तो गिवन मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया करो, जो वैल्यू कम आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और 3 मोल ले रखे हैं आपने मैग्नीज ऑक्साइड के, तो 3 डिवाइड बाई 1, इसलिए इसका आगे 3, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया आपके पास में HCl, उसके 3 मोल लिए थे, तो ये आपके पास में लिमिटिंग, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल, क्वेश्चन 6 को समझाता हूं, देखो थोड़ा क्वेश्चन 6 को, क्या है, P और Q दो एलिमेंट हैं, समझ गए, जिसके दो ऑक्साइड बनते हैं, एक दो क्या कंपाउंड बना रखे हैं, एक तो P2Q3 और दूसरा बना हुआ है था अब आपके पास में PQ2। ठीक है, अब समझो, देखा आप समझिए, इसका मोलर मास निकालता हूँ, 0.15 मोल्स ऑफ P2Q, उसका वेट है 15.9, 15.9 ग्राम वेट है कितने का, 0.15 मोल का, मुझे चाहिए एक का, इसलिए एक से इसको 1.5 से 0.15 से डिवाइड कर दो, तो इसका 1 मोल का वेट आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, 1 मोल का वेट, जिससे आपको आगे कैलकुलेशन करनी है, तो ये 1 मोल का वेट जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 106। तो इसका मतलब हुआ, देखो इसको सोल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 106, तो मैं इसको लिखता हूँ, 2 तो इसके अंदर Pu है और 3 इसके अंदर Q है 1 मोल में, और इस 1 मोल का वेट है 106 ग्राम पर मोल। इसी तरह से दूसरे को करो, दूसरे में भी क्या वेट लिया है इन्होंने, देखो 0.15 मोल लिए, उसका वेट कितना है 9.3, तो यहीं से लिखना शुरू करेंगे, 0.15 मोल का वेट है था आपके पास में 9.3, मैं कहता हूँ साहब मेरे को तो 1 मोल का बताओ, तो डिवाइड कर लूंगा 0.15 से, और ये वैल्यू आती है 62, ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास में 62, तो दो इक्वेशन बन गई, देखो इसमें P कितना है 1 1 मोल में, और Q कितना है 2, और वेट कितना हुआ 1 मोल का 62, बस अब हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल, कुछ नहीं, अब नथिंग, अब आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P तो कैंसिल, एक Q बचेगा, वो Q का वेट आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में इसको सोल्व करना, तो आपके पास में Q का वेट आ जाएगा सीधा 18, फिर क्या करना, इस Q का वेट किसी भी इक्वेशन में रख देना यहाँ पर, फिर किसका वेट आ जाएगा P का, सोल्व कर लेना, तो ये P का फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर था 6। तो आप क्या किया करो, 1 मोल का वेट निकाला करो, मोलर मास इसको कहते हैं, और 1 मोल में हाउ मेनी पी हाउ मेनी क्यू लिखा और 2 इक्वेशन बनाई, सोल्व कर दिया, बस खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर था आपके पास में 6। क्वेश्चन 7 दिखा रहा हूँ, देखो। अब कुछ मैच द कॉलम के हैं। फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिख रखेंगे। इसमें लिख रखा है मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपको पता है नॉन एलिमेंट में किसकी होती है, हीलियम की, यानी डी का ऑप्शन लिखना था पी। तो ये आपके पास में हो जाएगा। और चेक करो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके नॉन एलिमेंट में, फ्लोरीन की। तो एक आंसर हो जाएगा आपके पास में क्यू, लो जी। फिर लिख रखा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन एलिमेंट में किसकी होती है, क्लोरीन की। तो इसका हो जाएगा ये। और पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन, ये जो आयरन है इसके अंदर हो जाएंगे। आयरन के अंदर कितने होते हैं, 3d6 एंड 4s2। तो 3d6 में आपको पता है हुंस रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऐसा किसी में भी नहीं है, हुंस रूल से भरना 1 1 1 1 करके उसके बाद पेयरिंग करना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। इसमें किसी में भी इतने नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन 8 बढ़िया क्वेश्चन है। इसको भी आप ध्यान रखो, इसको करने का तरीका एक ही होता है। सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन है, सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहले PCl3 प्लस Cl2 से PCl5 बना, बैलेंस रिएक्शन है। अच्छा, हर रिएक्शन की यील्ड है 50%। सबसे पहले आप क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया था अब आपके पास में PCl3, ठीक है। तो PCl3 प्लस Cl2 ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू PCl5, ठीक है। 0.4 था और ये कितना है 0.5। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया 0.4 माइनस एक्स। और ये भी क्या बना दोगे आप, इसी तरह से इसको क्या बनाओगे, एक्स। अब एल्फा दे रखा है यहाँ पर 0.5। एल्फा इक्वल टू, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है, एल्फा इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल, जो आपके पास में यहाँ पर एक्स है, अपॉन इनिशियल मोल। एल्फा कितना दिया हमने 0.5 हर रिएक्शन में, एक्स और इनिशियल मोल कितने ले रखे मैंने इसके 0.4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में इनिशियल मोल के लिए, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0.2। कितनी हो गई साहब 0.2। तो एक्स की वैल्यू तो 0.2, तो 0.2 वाला आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट के लिए, यानी फर्स्ट का आंसर है एस, ठीक है। अब दूसरे यानी ए का आंसर आपको फिल करना था इसमें मैच द कॉलम में 0.2 एक्स, यानी मैं लिख देता हूँ यहीं पर ए का ऑप्शन लिखेंगे आप एस। अब दूसरे की बात करते हैं, देखो ये बैलेंस रिएक्शन होना बहुत जरूरी, ध्यान रखना। N2 प्लस O2 गिव्स NO, 2NO लिखना था आपको, ठीक है। वो दी नहीं है, आप ध्यान रखें, आपको खुद को करनी है। 2NO, ये बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे लिखने मोल, 1828 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 16 ग्राम O2 का मतलब कितना है 0.5 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया 0.5 ही है वो। और अच्छा एल्फा दे रखा है 0.5, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखते हैं 0.5 माइनस एक्स, और इसको लिखते हैं आप 2x। तो 0.5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन इनिशियल कितना हो गया 0.5। तो एक्स की वैल्यू हो गई था अब आपके पास में 0.25। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0.25। अब आपको बोलना है कि एनओ का, तो इंटू कर दो 2 से, 2x है उसका, यानी इसका आंसर आएगा 0.5। तो बी का जो ऑप्शन है उसका 0.5 वाला आंसर देना था, 0.5 है आपके पास में क्यू। तो बी का आंसर क्या लिखोगे आप, क्यू, ये लो। दूसरा, तीसरे को देखो, थर्ड को, थर्ड में N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये आपके पास में फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में कितने अच्छा यहाँ पर लिख रहा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को 2Na को डिवाइड करो Na से, जिससे क्या आ जाएंगे आपके पास में मोल्स, इसके 2 मोल्स और इसके कितने हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे 2 मोल्स, क्लियर, Na से डिवाइड करके। तो क्वेश्चन बना इसके भी 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है। जब आप डिसोसिएटेड करोगे तो यहाँ लिखोगे 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 माइनस 3x। लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लो तो H2Lr हो गया इसका अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा x, तो आप फिर वही निकालेंगे 0.5 इक्वल्स टू डिसोसिएटेड मोल्स, 3x लिया है आपने, अपॉन इनिशियल मोल कितना था, इनिशियल मोल कितने 2। तो आपके पास में 3x की वैल्यू आ गई 1। तो 3x की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 3x, और ये 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 2/3। 2/3 को क्या लिखेंगे 0.666। तो इसमें ये आंसर मिस्टेक वाइज लिखा हुआ है, आंसर आएगा इसका 0.666 या 0.67, ठीक है। तो इसका आंसर है 0.6। तो आप सी का जो ऑप्शन है उसको सही कर लें, क्या लिखेंगे आप उसका आर, और आंसर कितना है 0.6। आगे SO2 प्लस O2, इसको भी बैलेंस करना था आपको, इसको भी आपको क्या करना था, बैलेंस करना था रिएक्शन को। मैं करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं है, पहले बैलेंस करना है। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3।
बैलेंस कर लीजिए आप, इधर 2 लगाओ, इधर भी 2 लगाइए, ठीक है। कितना दे रखा है 0.5 मोल, और ये भी 0.5 मोल, ये हो गया एल आर आपके पास में। तो इसको लिख देते हो 0.5 माइनस 2x, और ये भी क्या लिख देते हैं 2x, तो 2x की वैल्यू निकाल लो। 0.5 इक्वल टू डिसोसिएटेड कितना हुआ 2x, इनिशियल कितना लिखा था 0.5, तो 2x की वैल्यू हो गई 0.25, इसका आंसर लिखेंगे 0.25 यानी पी। तो आपके पास में जो डी ऑप्शन है उसका आंसर क्या लिख देना पी। लो साहब, तो इसमें ध्यान रखें आप, सबसे पहले कोई बोलेगा नहीं आपको एग्जाम में, खुद को ध्यान रखना है। रिएक्शन का क्या बहुत जरूरी होना है, बैलेंस, मस्ट भी बैलेंस होना जरूरी है, फिर आप मैच कर देंगे। ये लिखे हुए आंसर चेक कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, हाँ फिर एक और मल्टीपल उसका मैच द कॉलम्स का है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसका पूछा है, ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है, एल पे। तो ए का आंसर तो हो गया एस, जैसे यहीं से शुरू होने लग गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में क्या होता है बोर के अकॉर्डिंग वो क्या होता है NH अपॉन 2 पाई। इसी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होता है बोर के पोस्टुलेट का अकॉर्डिंग NH अपॉन 2 पाई। तो ये आंसर आएगा, यहाँ पे 2 पाई और लिख लेना, मिस्टेक है थोड़ा सा, टाइपिंग में कई बार हो जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप आर, ठीक है। फिर पूछा है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस पर डिपेंड करता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पर, इसका आंसर पी। फिर पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट वो कैलकुलेट करने का आपके पास में फॉर्मूला है एन प्लस n प्लस 2 का रूट, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो इससे आप ये मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कुछ आपके पास में क्वेश्चन, अच्छा एक मैच ऑफ द कॉलम और है, देखो इधर ये क्या है, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल से लिया गया है। अच्छा 4 पाई r स्क्वायर और साई r स्क्वायर, इसको कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि वो स्मॉल वॉल्यूम और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने प्रोडक्ट 3s के अंदर पहला, अब देखो ये वॉल्यूम है इसलिए बढ़ते चले जाएंगे। जब s की बात करूंगा तो सबसे पहले कौन सा आता है 1s, फिर 2s, और फिर क्या आता है 3s। तो आप a का आंसर मैच कर देंगे q। फिर पूछा है 3p, 3p का मतलब है एक तो 2p और एक 3p। तो ऐसी कोई पीक चेक करेंगे जिसमें केवल 2 हो और दूसरी की वैल्यू ज्यादा हो, यानी 3s के लिए 3 पीक वाला चेक करना था, 3p के लिए 2 का, क्योंकि इसका नंबर 2p है, इसका कौन सा हो जाएगा 3p, क्योंकि p 1p नहीं होता है। तो इसका आप मैच करेंगे b का r, b का क्या कर देंगे r। अब बचा 3d, 3d में कितनी पीक होंगी 1, और 1 पीक का, अब 1 पीक के देखो 2 ग्राफ हो सकते हैं, देखिए ध्यान से। 1p जो ये लिख रखा है 3d, उसके लिए 2 ग्राफ बताऊं आपको। पहले तो एक ऑप्शन और दिखाता हूं, देखो 3p और 2p, 3p और 2p क्यों, सॉरी 3d एंड 2p। तो 2p पर भी एक ही पीक आएगी और 3d पर भी एक पीक आएगी, तो इनमें से आप लिख सकते हो 2p और 3p। तो या तो आप जैसे 3p का ये लिखते हो s, तो इसका फर्स्ट वाला लिख देना एक पीक, पीक वाला देखो 1 पीक वाला आंसर दे देंगे p में, दिखाता हूँ आपको, ये लो। तो जो 2p ऑर्बिटल है आपके पास में उसमें कितनी पीक आएंगी 1, इसलिए इसका ऑप्शन दे देना p। जैसे सी का तो दे देंगे आप डी वाला, और ये आपके मैच कर लेंगे कॉलम, क्लियर हुआ। तो ये आपके पास में कुछ मैच द कॉलम थे, जनरली जेई में आते रहते हैं, हर बार पैटर्न बदलता रहता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर, आप कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, देखो इन कलेक्शन ऑफ एच एटम द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 टू ग्राउंड स्टेट लेवल फाइनली, फाइनली इसमें आना है, चाहे आप उसको डायरेक्टली लाओ या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट का मतलब 5 से भी 1 में आ सकता है, 5 से 4 थे, फिर इस तरह थे, ठीक है। विदाउट एमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज द नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा, देखो आप समझिए, मतलब क्या है समझाता हूं आपको। ये n इक्वल्स टू 5 की लाइन, ये n इक्वल्स टू 4, ये रहा, ये n इक्वल्स टू 3, ये n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 1, ग्राउंड स्टेट में आना है। अब वो क्या कहते हैं वो सुनो आप, वो कहते हैं साहब बामर में नहीं आना चाहिए, तो बामर कब बनती है जब सेकंड में आता है, तो इस सेकंड को हटा देता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आप देखो कितनी पॉसिबल है, आप डायरेक्ट ला सकते हो 5 से 1 में, आप 5 से 4 में ला सकते हो, आप 5 से और किस में ला सकते हो 3 में ला सकते हो, 4 से फिर 2 बनेंगी, एक 3 में आ जाए और एक यहाँ से डायरेक्ट आ जाए, समझ रहे हो हमारी बात। और एक ऐसा भी हो सकता है कि 4 से और डायरेक्ट यहाँ आ सकता है 3 में। अब देखो एक बार ध्यान से, तो कुल मिलाकर 5 से 1 में, 5 से 4 में, और 5 से 3 में। फिर आप बोलेंगे 4 से 2 पॉसिबिलिटी है, 3 में आ जाए और 1 में आ जाए, 2 नहीं है ध्यान रखना,
और फोर्थ एक प्रोबेबिलिटी और भी है कि फोर्थ कहाँ पर आ जाए, सीधा 1 में, और जो आपके पास में 3 है उसकी, यानी तो टोटल लाइन कितनी हो गई, 6। आंसर है इसका 6। 2 हटा दिया करो। जब उसने बोला कि साहब बामर नहीं है, तो बामर में जितनी पॉसिबिलिटी सब हटा दो, बाकी को आप कैलकुलेट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 10 मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। 100 ml सेमी क्यूब का मतलब समझते हो, 100 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड है, मोलर मास है उसका 98, कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर, वर्क कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, इतने से न्यूट्रलाइज होता है 20 ग्राम से। बस बेसिसिटी बतानी है। तो सुनो, आप लो ऑफ इक्विवेलेंस लगाया करो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका एन, समझ गए, नॉर्मलिटी इनटू इसका वॉल्यूम, एमएल में दे रखा हो तो एमएल में ले लेना, अगर लीटर में दे रखा हो तो ये, और इसका एन और इसका वॉल्यूम। ठीक, अब देखो आप समझिए कितना एमएल ले रखा है इन्होंने, 100 ml। ठीक है, तो इसको लिख रहा हूं मैं। पहले नॉर्मलिटी फाइंड करते हैं इसकी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। तो पहले इस मोल निकाल देता हूँ, इसकी मोलरिटी कितना ग्राम है इसका, 29.4। इसका मोलर मास कितना है, 98। कितने में था ये, 1 लीटर में। कितने में है ये, 1 लीटर में लिख रखा, 1 लीटर। अब इसका, ठीक है, इस नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई करो इसके एक्सपेक्टर थे जो आपसे पूछिए, इसका कितना एमएल लिया इन्होंने, 100 ml। लो साहब, इसकी तो ये बात हो गई। अब लगाते हैं बेस का, उसका कितना है, 20 ग्राम है 500 ml में, उसका 90 ml आता है टोटल काम। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, देखो देखिए, थोड़ा सोल्व करने के लिए इधर कर देता हूँ। अब लिखता हूं मैं, इसकी भी नॉर्मलिटी निकालता हूँ, कितना है, 20 ग्राम है आपके पास में NaOH। तो ये इसका मोलर मास होता है 20, इक्विवेलेंट वेट भी इतने आते, इसलिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम आती है। कितने ml में है ये आपके पास में, 500 ml में। 500 ml में आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, ये लो साहब लीटर में कन्वर्ट कर दिया। और कितना ml काम आया इसका, 90। अब एक बार वैल्यू देख लो, कितना ml काम आया है इसका, 90। तो ये तो हो गया साहब इसका एन, ये हो गया इसका वॉल्यूम। आपसे पूछा है, अच्छा वॉल्यूम इसका पता है 100 ml, एक्स पूछा है, तो मैंने मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर रखा है एक्स फैक्टर से, जो जिसकी वैल्यू में आपसे पूछा गया है। तो जब सोल्व करोगे तो देखो, ये 540, तो ये कैंसिल होते चले जाएंगे, ये कैंसिल हो गया 2 से, ये 40 इस 40 से कैंसिल, एक आप जीरो को चाहो तो इससे कैंसिल कर सकते हो। देखो इधर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 9 इंटू 98 डिवाइड बाई 29.4 इंटू 10। सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी आपके पास में 3। क्लियर, नियरली इंटीजर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में इस बेस की, इस एसिड की वो आ गया एक्स फैक्टर। ठीक है, जिसको आप कहते हैं बेसिसिटी, यानी कितने एच प्लस आयन देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन एक और सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, ये क्या है आपके पास में, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, उसका एक्सपेक्टेड 2 है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और XH2। इसको जब हीट किया, कितना वेट था इसका, 6.85 ग्राम था। इसको हीटिंग थे आपके पास में इतने ग्राम एनहाइड्रस ये बना, इसका मतलब बाकी वाटर था। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें वाटर नहीं था, वो कितना बना आपके पास में, 3.13 ग्राम। तो मैं पूछता हूँ भाई बाकी क्या है, तो बाकी क्या बोलोगे, वाटर। ठीक है, तो वाटर लिख देता हूँ, बाकी H2 इधर लिख देता हूँ। अब आप क्या करना है, इसके मोल बनाओ। मोल बनाने के लिए स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। उस मॉलिक्यूलर वेट के लिए स्ट्रोंशियम का मोलर मास दे रखा है 87.6, और OH का होता है 17, तो ये हो गया 37, और 34 और ऐड कर लो, तो 6.1 और 12, 121 हो गया है। इसको डिवाइड करो 121.6 से, तो इसके मोल आ जाएंगे आपके पास में 126 से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप इसके मोल निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग आपके पास में 0.02 के आसपास, समझ गए। तो ये वैल्यू आ गई 0.025। ये इसके मोल आते हैं, आपको बता देता हूँ 0.025 मोल है इसका। अब ऐसे ही वाटर का वेट निकालो। तो वाटर के वेट में क्या करोगे, आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है उसमें से वाटर को सबस्ट्रेट करो, तो वाटर आएगा 6.85 में से ये वैल्यू कम कर दो, 3.13 कम कीजिए, तो ये वेट आ जाएगा आपके पास में 3.72। इस 3.72 को डिवाइड करो आप कितने थे, इसके मोलर मास से, तो इसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास में। और ये जो मोल्स आएंगे ये आते हैं नियरली 0.2066 के आसपास। बस, तो अब आप क्या करो, 0.25 के साथ इतने मोल है, एक मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन है, इसको डिवाइड करो 0.025 से, तो
0.256 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ इतने मोल वाटर के, एक के साथ ये आंसर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये नियरली आ जाएगा आपके पास में, ये नियरली 8 के आसपास या कितना आएगा वो चेक कर लें आप। हाँ 8 के आसपास ही आएगा, तो इसको चेक कर लेना आप। आंसर क्या आएगा 8। कैसे किया, बस डेफिनेशन ये है कि एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ जितने वाटर के मोल्स एसोसिएट होते हैं उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, में ध्यान रखना। 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ जितने मोल वाटर के एसोसिएटेड होते हैं वो क्या कहते हैं, उसको हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसे निकाली जाती है एक मोल के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोल्व कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 7 4 हो गए इंटीजर के। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कोई आयन है एक्चुअल में, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन इन। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इसलिए जेड की वैल्यू निकालो कब होगी। वन आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब फर्स्ट सेल में एनर्जी है, तो आपके पास में एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, इसलिए -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन, ये एन सेल में। अच्छा जब आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखे तो एन की वैल्यू तो लिखा करो 1, और ये एनर्जी किसके अंदर आ जाती है प्लस में। ठीक, तो यहाँ से जेड निकल जाएगा, तो ये जो वैल्यू है आपके पास में 489.6, इसको डिवाइड करो आप 13.6 से, तो ये एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। तो जब आप इसको 6 सोल्व करोगे तो आएगा 36। जेड स्क्वायर जेड निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 एटॉमिक नंबर है। जिसका 6 एटॉमिक नंबर है वो कार्बन एटम है, उसका मास होता है 12, तो 6 तो प्रोटॉन हो गए, 6 ही न्यूट्रॉन आंसर आएगा इसका। कितना 6 न्यूट्रॉन पूछे हैं। क्वेश्चन है एक कंपाउंड कंटेनिंग वेनेडियम, मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका 1.73, वेनेडियम आयन कंपाउंड है V प्लस एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले ही, उसका आयन बनाएंगे। देखो वेनेडियम कोई आयन है, ये वेनेडियम का फॉर्मूला लिख देता हूँ, 3D3 और 4S2, ये वेनेडियम। ये कहता है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 है, और मैग्नेटिक मूवमेंट आप इसको निकालते हो इस फॉर्मूले से N+2, तो ये वैल्यू आती है 1 पॉइंट, जब N की वैल्यू कितनी लिखोगे 1, यानी इस वेनेडियम के पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको लिखना था। तो वेनेडियम में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जब होगा जब दो तो ये निकल जाए और दो इसमें से, यानी वेनेडियम +1 में आपके पास में 3D कितना हो जाएगा 1, तो उस समय आपके पास में क्या लिखा जाएगा 4 लिख दो इस पर। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दो यहाँ से निकालना और दो यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू मैच करेगी। तो एन की जगह क्या लिख देना आप, एक्स की जगह 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट इन सेकंड पीरियड हैव आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन बेरिलियम, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा है वो कितने इलेक्ट्रॉन है साहब। देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे लिखते हो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सेकंड पीरियड के एलिमेंट ऐसे होते हैं, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, अब बेरिलियम से ज्यादा, तो बेरिलियम की ज्यादा होती है इससे बोरॉन फिर कार्बन। अब ध्यान रखना बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है, जैसे इसको लिखते हैं 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है 8.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 8.2, फिर 11.2, 14.6, यहाँ भी एक्सेप्शन है 14.6, 13.6 ऑप्शन की, फिर 17.4, और इसकी होती है नियरली 22.1। तो ध्यान रखेंगे बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा नहीं। तो कार्बन से काउंट कर दो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, 5 आंसर। समझ गए, ध्यान रखना बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है, बोरॉन से, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने की वजह से, कार्बन से ज्यादा नहीं। क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्साइड्स अमंग द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक, मतलब जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। एक तो टिन है, ये बेरियम बेसिक, CO2 एसिडिक, टिन स्टेनस और जिंक एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम भी कहता है एम्फोटेरिक, बिल्कुल ये 3, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कहता होता है बेसिक। आंसर 3 लिखेंगे, कौन कौन से, एंटीमनी, सॉरी टिन वाला, एक जिंक वाला और एक एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8 भी पढ़ के सुनाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ क्वेश्चन 8 फिर वापस ऐसे एक अमाउंट है, मोल कंसेप्ट का है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर 500 ml of 0.1 m solution of H2SO4 फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लिख देते हैं।
तो इसका वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 40। तो ये तो ग्राम इक्विवेलेंट को इसमें रखो और यहाँ पर एन इंटू बी की टर्म में रखो, एन बी अपॉन 1000 की टर्म में। ठीक है, रखता हूँ मैं। देखो तो यह इसका मोलरिटी कितनी दे रखा है 0.1, नॉर्मलिटी में बदलने के लिए एक्स फैक्टर 2, कितना ml दे रखा 500 डिवाइड बाई 1000। बिल्कुल सिंपल। देखो ये इससे कैंसिल हो गया और 40 को मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 4 लो सर। ये आंसर हो गया ये। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास में जेई के, ठीक है ना। तो इनको आप करो, फिर मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, बाय।